नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। तो जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए टाइम गवाए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको बढ़िया से सिर्फ फैक्चुअल पार्टी नहीं, साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन आगे जाके डीप में आता है तो भी आप उसको टैकल कर पाएँ ईजिली। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ीचर्स क्या हैं। ठीक। ये क्वेश्चन बार बार घूम के आते रहते हैं, कौन से पार्ट में है, कहाँ से कहाँ तक है, या बेसिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं अपने ये फंडामेंटल राइट्स की, उनको एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मेंशन्ड है पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में। ठीक है, पहले आप बात ये ध्यान रखेंगे, पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। ठीक है। दूसरी बात देखो, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, फंडामेंटल राइट जो है ना, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते हैं। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास हैं डीपीएसपीस। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे कि जो सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के तहत दिए जाते हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत पूरा किया जाता है। ठीक है ना? आप इस बात को ध्यान रखना। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि लिमिटेशंस ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड आर्बिट्री लॉस ऑफ द लेजिस्लेचर। कुल मिला के स्टेट की पावर को लिमिटेड करते हैं ये। अगर पूछ लें कि फंडामेंटल राइट्स का जो मेन क्रिटिकल रोल है वो क्या है, तो टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी ताकत को लिमिट करना, उसकी ताकत को कम करना, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं देश के, उनके पास उनके हक आ सके, उनके पास अपनी लाइफ को जीने के लिए प्रॉपर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ रहें। इसलिए स्टेट की पावर को लिमिटाइज करना ही फंडामेंटल राइट्स का सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक। उसके बाद देखो एक चीज़ आती है, हमारे जो संविधान में ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे स्टार्टिंग में, जब उसको अडॉप्ट किया गया था 1950 में संविधान को। ठीक है ना? बट पॉइंट क्या है, उसके बाद बीच में एक अमेंडमेंट होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो कि होता है आपका 1978 में। इसके तहत जो हमारा आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। ठीक, इसको यहाँ से हटा दिया और इसको डाल दिया आर्टिकल 301 ए के अंदर, या फिर आर्टिकल 300 के ए के अंदर, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि राइट टू प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में तो हमारे पास एज ए फंडामेंटल राइट था, बट अब वो हमारे पास एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है ये। ओरिजिनली पूछेंगे तो 7 राइट थे हमारे पास, कौन कौन से थे? जो कि था राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है। बट आज के टाइम पे हमारे पास कितने राइट्स हैं? आज के टाइम पे हमारे पास हैं 6 राइट्स, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास से हटा के डाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे, और फंडामेंटल राइट अब ये नहीं माना जाता है, जो मैं आपको बता दिया। ठीक। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, ऐसा नहीं है कि इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे कि स्टेट के पास पावर है, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आता है, कोई सिचुएशन आती है बहुत ही अलग प्रकार की, तो वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है। जैसे ये भी एग्जाम्पल देखा हमने, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के साथ 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकते। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दे आर जस्टिसेबल। अब ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि डीपीएसपीस जो हैं वो जस्टिसेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जस्टिसेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आर्टिकल 32, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए। आप सीधा कह सकते हैं मेरा आर्टिकल जो भी है 14, 15, 16, इसके तहत जो मुझे राइट मिलना चाहिए था वो राइट नहीं मिल रहा है। जैसे कि आर्टिकल 19 को लेकर काफ़ी लोग चले जाते हैं, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, राइट टू लाइफ को लेकर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जस्टिसेबल है। ठीक है, कोर्ट में आप जा सकते हो इनको इन्फोर्स करवाने के लिए। ठीक। दूसरी बात इसके आगे लिखी हुई है, जो कि है पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, उसको सरकार किसी तरह से कर्टेल करती है, तो एक व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, उसके पास ये ऑप्शन रहेगा। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है, पूछ सकते हैं वो कि क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएगा या पहले हाई कोर्ट जाएगा और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो देखिए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। और उसके बाद आता था पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम। वही चीज़, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, तो पार्लियामेंट इनको क्या है, कर्टेल भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, जो कि हम राइट टू प्रॉपर्टी के साथ देखा, जो कि कौन सा था हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में सेम चीज़ आप देख लीजिएगा। फिर हमारा देखते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है। अभी तो हमने क्या है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि भाई हमारे फीचर्स क्या हैं, संविधानिक जो हमारे हक हैं, मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेके। अब देख लेते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो देखो आर्टिकल 12, जो कि मैंने आपको भी बताया कि स्टेट के अगेंस्ट हमें ये मिले हुए हैं राइट्स, स्टेट की पावर को कम करते हैं। तो आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट असल में है क्या।
ये भी तो पता होना चाहिए ना, स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे। स्टेट का मतलब क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है? जी नहीं, स्टेट का काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हॉलिस्टिक डेफिनेशन दी गई है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई, एग्जीक्यूटिव्स हो गए सेंटर पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ तक कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ तक कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं, या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, और साथ ही साथ जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, ठीक है, सब स्टेट के अंडर आएगा। मतलब इन सब के खिलाफ इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जिससे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है स्टेट की जितनी बॉडीज़ हैं, तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो टू दी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था एक बार अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए कि कोई प्राइवेट बॉडी, ठीक है, और एन एजेंसी जो कि इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है स्टेट की, तो वो भी स्टेट की मीनिंग के अंडर आएगा। मतलब हो सकता है एक्स वाई जेड एक प्राइवेट, मान लीजिए देखिए एक्स वाई जेड प्राइवेट बॉडी है, ठीक है, अब इसको हायर करती है स्टेट कि भाई आप जो है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, काम करा दीजिए। अब ये बॉडी स्टेट के तहत काम कर रही है, स्टेट से पैसे ले रही है, स्टेट के साथ काम कर रही है, तो अब ये बॉडी भी आर्टिकल 12 के तहत कवर होगी। मतलब अगर ये बॉडी भी कोई ऐसा एक्शन लेती है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये, तो आप उसके बेसिस पे जा सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 12 के अंडर इस बॉडी को माना जाएगा एज ए पार्ट ऑफ द स्टेट। मतलब प्राइवेट बॉडी होने के बाद भी अगर स्टेट के साथ काम कर रही है तो वो भी स्टेट के दायरे में आएगी। ठीक है ना, तो काफ़ी हॉलिस्टिक मतलब डेफिनेशन आर्टिकल 12 का। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ऐसा मत सोचना कि यार प्राइवेट बॉडी हो सकती है नहीं हो सकती है, तो मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सब कुछ ही कवर होता है स्टेट के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 13। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कुछ केसेस में, क्योंकि जुडिशरी रिव्यू आपने सुना होगा कि कोई राइट है या किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुआ है स्टेट के थ्रू, तो लोग क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो उसको कहा जाता है कि भाई जुडिशरी के पास पावर है, जो मतलब कानून है, जो भी विधायक का कानून पास करती है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेती है उसको रिव्यू करने का। तो आर्टिकल 13 एक तरीके से ऑफिशियली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जिक्र आता है तो जी हाँ, वो संविधान में मेंशन है, और वो आर्टिकल 13 में मेंशन है। इसके साथ आर्टिकल 32 भी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, बट आर्टिकल 13 भी जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि कोई भी जो कानून होगा जो कि इनकन्सिस्टेंट होगा या फिर अगेंस्ट में होगा फंडामेंटल राइट्स के, उसको नलीफाइड किया जा सकता है। कोई कानून स्टेट ने बना दिया, इसमें वो ये कह देते हैं कि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। मान लीजिए कल स्टेट एक कानून पास कर दे, वो कहती है आज से जो है कोई भी स्टेट के अगेंस्ट कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा जेल डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे से उस कानून को निरस्त कर देंगे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। वही आर्टिकल 13 का कहना है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 13 में बाकी सारे कोई ऑर्डर है स्टेट का, कोई कानून है, कोई बाय लॉ है या फुल लॉ है, हर एक चीज़ कवर होती है। बट पॉइंट यहाँ पे देखो एक है जो कि पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, मतलब जो संवैधानिक अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, क्या उसको भी कवर किया जाएगा अंडर डेफिनेशन ऑफ दी लॉज। जो आर्टिकल 13 में जो कानून की बात की गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसके अंडर आएंगे? तो जी इसका मतलब आर्टिकल 13 के तहत नहीं आता है। अगर सरकार है, पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है और उसके बाद आपका राइट छीनती है, तो इसका मतलब वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आता है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के पास। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस रिस्पेक्टिव में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1973 में इस केस के बाद कि ठीक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ तो नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 के तहत तो कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जो बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। अब पार्लियामेंट ने संविधान को अमेंड कर दिया और उन्होंने आर्टिकल 19 को वहाँ से हटा दिया अमेंड करके। ठीक, अब ऐसे में आर्टिकल 13 के अंडर तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 13 सीधे सीधे कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको लॉ के अंडर कवर नहीं किया जाएगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते अमेंडमेंट एक्ट को। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका कोई भी पार्ट होगा, अगर उसको हर्ट करता है सरकार का कोई भी कानून, फिर वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और अपने आप ही उस कानून को नलीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है? जी नहीं आता है। बट क्या संविधान को अमेंड करके अपना पार्लियामेंट जो है वो कोई सा भी कानून को हटा सकता है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है? तो जी नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स पार्ट प्ले करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, तो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर उसको कवर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए उनको पार्लियामेंट अमेंड करके भी नहीं हटा सकता। ये डिसीजन कहाँ पे आया था? केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में। बस इतना ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ फैक्चुअल है जो कि याद रखने लायक है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल नहीं है। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 21 एंड आर्टिकल 30। अभी देखेंगे आगे। वैसे आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है। 19 के अंदर अपना क्योंकि फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, रेसिडेंस है, सेटलमेंट है, प्रोफेशन है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, एंड आर्टिकल 30 आपका रिलीजियस एंड कल्चरल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर राइट है। तो ये जो राइट्स हैं, 5 राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को हैं, फॉरेनर्स को नहीं है।
इनको छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं जो मेन हमारे राइट्स हैं उन पे। अब हमने ये बेसिक तो समझ लिया कि क्या है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, कौन सा किसको अवेलेबल है, स्टेट क्या है, लॉ क्या है, ठीक। अब आ जाते हैं हम, जो मेन स्टार्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का पहला राइट है, पहला आर्टिकल है। आर्टिकल 14 पहला हक है अपना, राइट टू इक्वालिटी। तो कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो भी आप लॉ बनाओगे वो सबके लिए समान होगी। कोई भी पर्सन है, एक्स है, वाई है, जेड है, हर किसी को बराबर तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा स्टेट को कानून के सामने। ऐसा नहीं है कि कानून इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इन सबके लिए कानून इक्वल है, ठीक। और इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है पर्सन। जब आर्टिकल 14 में पर्सन वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो पर्सन का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिविंग पर्सन जैसे कि हम लोग हैं, इसके साथ साथ पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से कि पर्सन का मतलब जो लीगल एंटिटीज़ हैं वो भी इंक्लूड होती हैं उसके अंदर। बाकी उसके बाद आता है अपना कि रूल ऑफ लॉ। अब कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल के अंडर है, तो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंडर ही है, ठीक। जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होती है। और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था AB डाइसी ने। तो उन्होंने कहा था कि जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगी, वो सबके लिए समान होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, या फिर लोगों के लिए अलग अलग तरीके का कानून। हर सिटीजन के लिए एक तरीके का कानून होगा जो कि सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो वो कहलाता है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंडर आता है, ठीक है। इसी को अच्छे से ध्यान रखना, आर्टिकल 14 ही बात करता है रूल ऑफ लॉ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अपना ये हिंदी में है सब कुछ, ठीक है। आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है। आर्टिकल 15 में जो मेन इसमें क्रक्स है वो ये याद रखना है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी के भी खिलाफ ऑन दी ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ये पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं जिसके बेसिस पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है और प्लेस ऑफ बर्थ है। तो ये 5 ग्राउंड दे रखे हैं आर्टिकल 15 में। तो 15 में 5 आता है, ऐसे ध्यान रख लो कि 5 ग्राउंड्स हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको आर्टिकल 15 में। अब ये तो हुए ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, अपनी पॉलिसीज़ में, अपने रेगुलेशंस में लोगों को बराबर ट्रीट करेगा। बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमने देखा रिजर्वेशन दिया जाता है SC STs OBCs एंड EWS को। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो आर्टिकल 15 के अंडर ही दिया जाता है। और जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, 103 बार अमेंडमेंट हुआ था अपने संविधान में, तो उसके अंडर EWS को रिजर्वेशन दिया गया है 10% का इन दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो वो आर्टिकल 15 के अंडर ही दिया गया है। तो आर्टिकल 15 ही बात करता है जो रिजर्वेशन दिया जाता है जो पढ़ाई वाली संस्था हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अब बात आती है कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है वो किसके अंडर दिया जाता होगा। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है आर्टिकल 16 के अंडर, ठीक। ये बात करता है कि स्टेट बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सिटीजन्स के बीच में। कुछ ग्राउंड्स हैं, अभी हम ग्राउंड्स की बात करेंगे पहले, फिर हम देखेंगे रिजर्वेशन का काम कैसे होता है। तो देखो आर्टिकल 15 में तो 5 ग्राउंड दे रखे थे। कौन से? रिलीजन था, रेस था, कास्ट था, सेक्स था एंड प्लेस ऑफ बर्थ था, ठीक। जैसे आप अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से याद करना इन 5 ग्राउंड को, कि फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती है। और आर्टिकल 16 के अंदर 7 ग्राउंड दे रखे हैं। कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 5 तो वही हो गए, है ना। बस 2 अलग याद रखने हैं, एक डिसेंट और एक रेसिडेंस। मतलब ये है कि जो आपका आर्टिकल 16 मतलब जो बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब में जो स्टेट है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, तो वो इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। वहाँ पे वो जनरली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था 15 के अंदर। 16 के अंदर अलग से बात होती है सरकारी जॉब के लिए, और सरकारी जॉब में रिजर्वेशन भी 16 के तहत ही मिलता है, क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शन पता होनी चाहिए अपने को, कि भाई 16 में कह तो दिया कि गवर्नमेंट जॉब है उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट उन्होंने ये भी कहा है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जो कि रिजर्वेशन की बात यहाँ पे लिखी हुई है, रिजर्वेशन इन दी पब्लिक जॉब्स, जो कि हम देखते हैं मिलता है, ठीक है। तो ये एक्ट मैंने लेटेस्ट वाला मेंशन कर दिया है, 103 बार वाला अमेंडमेंट एक्ट, जो कि EWS को 10% रिजर्वेशन देता है, ठीक। उसके अलावा क्या चीज़ इसमें एक्सेप्शन में, इसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि अगर संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो मान लो कोई स्टेट में कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई नौकरी है किसी तरीके की, तो उसके लिए बस पार्लियामेंट का पावर है कि वो रेसिडेंस को एक बैरियर बना सकता है। वो कह सकता है कि भाई हरियाणा में या यूपी में या MP में, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई कुछ मतलब जॉब्स होंगी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर होगी, या उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नौकरियां होंगी, तो उसको लेकर पार्लियामेंट कानून बना सकता है कि उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जॉब में, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, रिसेंटली से हरियाणा के अंदर हुआ था, उन्होंने कानून पास कर दिया था कि 25% ऑफ दी जो जॉब्स होंगी वो हरियाणा के लोगों को मिलनी चाहिए। बट वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 में जो क्लॉज अपना ये वाला 4 है, ये सीधे सीधे कहता है कि इस तरीके का जो रेसिडेंस को क्राइटेरिया बना सकता है वो पार्लियामेंट बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास वाली पावर नहीं है कि वो मतलब रेसिडेंस को क्राइटेरिया बना दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट रेसिडेंस का क्राइटेरिया बना के जॉब को रिजर्व नहीं कर सकता, पार्लियामेंट करवा सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये बस इतना ध्यान रखोगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा आराम से हो जाएगा।
बाकी एक मंडल केस इंपॉर्टेंट है 1992 में, क्योंकि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1990 में, उसको एक्सेप्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके बाद ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने इसको अपहेल्ड किया था रिजर्वेशन को, जो कि OBCs को रिजर्वेशन मिला था इसके अंडर, ठीक है। तो मंडल कमीशन का मंडल केस OBCs के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखो, ठीक है, काम चल जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ है 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि सेटअप करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब OBCs। तो आर्टिकल 338 क्लॉज बी, तो देखो अब ध्यान रखना है, पहले तो ये बॉडी थी स्टैट्यूटरी, लेकिन 102वें अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये बॉडी बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और इस बार के IAS के प्री में क्वेश्चन आया भी था कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते थे, उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा आर्टिकल 17। इसके अंदर सीधी बात की रखी है कि अनटचेबिलिटी, जो हमारे ट्रेडिशन में अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी पहले, कुछ जगहों पे आज भी देखने को मिलती है, तो आर्टिकल 17 उसको अबॉलिश करने की बात करता है। सीधे सीधे कहता है कि हमें अबॉलिश करनी है अनटचेबिलिटी, ठीक है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते अनटचेबिलिटी, ठीक। बट आपको ध्यान के रखनी है, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 17 बात करता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि अनटचेबिलिटी को क्या डिफाइन किया गया है। जो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्या माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है, नहीं किया गया है। ऐसे ही अनटचेबिलिटी क्या है क्या नहीं है, उसकी डेफिनेशन संविधान के अंदर नहीं दे रखी है। अच्छे ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है। किसी भी कानून में, किसी भी संविधान में के प्रोविजन में अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, भले इसको अबॉलिश करने की बात की गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब जो भी पहले टाइटल दे दिए जाते थे, महाराजाधिराज या फिर राजा, इस तरीके के टाइटल्स थे, आज के टाइम पे नहीं चल सकते हैं, ठीक। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो ये नेशनल अवार्ड्स होते हैं हमारे, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री अवार्ड्स हो गए, या फिर पद्म भूषण, विभूषण हो गए, तो ये वाले अवार्ड्स को एज ए टाइटल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि स्टेट पद्म अवार्ड्स हो गया, भारत रत्न हो गया, वो दे सकती है सिटीजन्स को या फिर जो फॉरनर्स हैं उनको, ठीक। बाकी उसके अलावा कोई और टाइटल है, जैसे पहले चलते थे राजा महाराजा के टाइटल्स, वो सब टाइटल्स कंप्लीटली अबॉलिश कर दिए गए हैं, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और एक छोटा सा फैक्ट ये भी है कि जो नेशनल अवार्ड्स हमारे भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स, इनको 1954 में स्टार्ट किया गया था। बट जब आपको पता होगा कि जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी अंडर दी मोरारजी देसाई, जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो 1977 में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। बट 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, और वो दोबारा से इन जो अवार्ड्स हैं स्टार्ट कर देती हैं, इनको कंटिन्यू कर देती हैं, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए कि सस्पेंड कब से कब हुए थे, 1977 से 1980 के बीच में जो नेशनल अवार्ड्स उनको रोक दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने कंप्लीट करा अपना राइट टू इक्वालिटी, और जो बेसिक फीचर्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट के, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू लाइफ की और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक है। और उसके बाद हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजन की। तो इससे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ फैक्चुअली पार्ट नहीं, देखो फैक्चुअल पार्ट का क्या है वो तो बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो, बहुत जल्दी मैं लिस्ट बना के दे देता, हो जाता। बट थोड़ा सा डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के। अब आपको मैंने इतना बता दिया है यहाँ से थ्योरेटिकल बेसिस पे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर थ्योरी के स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आएगा तो आपको ईजिली वो आपको क्रैक कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। बाकी थ्योरी पढ़ने के बाद फैक्ट तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13 इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, और उनकी डिटेल्स भी हमने अच्छे से पढ़ ली, कहीं और से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल राइट टू लाइफ के साथ, जो कि आर्टिकल 19 से 21 तक है, और उसके जो आगे के राइट्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।